हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन्स। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पुराने वीडियो में देखा कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम देखने वाले हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं दर नियम या दर समीकरण। तो ये दर नियम या रेट लॉ होता क्या है? ये जो रेट लॉ होता है एक व्यंजक होता है जो अभिक्रिया की दर पे कंसंट्रेशन का जो प्रभाव है उसको बताते हैं कि किस प्रकार से कंसंट्रेशन जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। यह बताता है हमको रेट लॉ। चलिए देखते हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि ये जो दर नियम है या जो रेट लॉ है वो केवल एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जा सकते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को देख के हम ये नहीं बता सकते कि उस अभिक्रिया का रेट लॉ क्या है। ये केवल जो है एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात किया जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन है हमारे पास 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया? यहाँ पर A का जो कंसंट्रेशन है वो हमने डबल कर दिया। इस रिएक्शन में A का कंसंट्रेशन हमने जो है डबल कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये जो है 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने A का कंसंट्रेशन क्या किया? डबल कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 गुना बढ़ दिया। यहाँ पर B की कंसंट्रेशन पर हमने कुछ छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर A का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 टाइम बढ़ गया। अर्थात यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब यहाँ पर अब जितने भी इक्वेशन आएंगे वहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को जो है स्मॉल r से शो करेंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पर डिपेंड कर रहे हैं? A की कंसंट्रेशन की घात 1 पे डिपेंड कर रहे हैं। A का कंसंट्रेशन 2 गुना कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ गया। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन जो है समानुपाती है किसके? A की कंसंट्रेशन की घात 1 के। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने? B का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? B की कंसंट्रेशन की घात 2 पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, B का 2 गुना कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती किसके है? B की कंसंट्रेशन की घात 2 के। ये हमको कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब देखिए, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2। एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समानुपाती A की कंसंट्रेशन की घात 1 पे और B की कंसंट्रेशन की घात 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं K, A की पावर 1 और B की कंसंट्रेशन की पावर 2। तो यही है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन या हिंदी में बोलते हैं दर नियम समीकरण। तो ये दर नियम समीकरण वास्तव में क्या बताते हैं? ठीक है, ये जो दर नियम समीकरण है एक व्यंजक होता है जो अभिकारक के कंसंट्रेशन की घात पे लगता है। ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है अभिक्रिया की दर अभिकारक के मोलर सांद्रण के घात के रूप में एक व्यंजक होते हैं। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जो है
अभिकारक की मोलर कंसंट्रेशन के घात का एक व्यंजक होते हैं, वही कहलाता है दर नियम समीकरण। जहाँ पे ए क्या है, कोष्टक ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बी, के क्या है रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर है, नोट करेंगे। अब जो है हमारे दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, नॉर्वे के दो साइंटिस्ट गुलबर्ग और वेगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई साहब इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी रिएक्शन दिया गया है जैसे 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, गुलबर्ग और वेगे, ठीक है, गुलबर्ग और वेगे। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो अभिकारक के सामने में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है या स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक होता है उसको आप घात के रूप में लगा दीजिए। जैसे अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जो सामने में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसको आप घात के रूप में लगा दीजिए, ए की घात 2 और बी की घात 3, ठीक है। तो आपका जो है ये बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक। इन्होंने कहा कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभिकारक के सामने में जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं आप उनको आप घात के रूप में लगा दीजिए, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ये कहा था ये केवल कुछ रिएक्शन के लिए ही लागू हुआ, ठीक है। इन्होंने ये जो कहा था केवल कुछ रिएक्शन के लिए लागू हुआ, सभी रिएक्शन के लिए जो है लागू नहीं हो सका, ठीक है। अर्थात यदि रेट लॉ या अभिक्रिया की दर का निर्धारण करना है तो वो निर्धारण एक्सपेरिमेंट से ही हो सकते हैं, ठीक है। इनके जैसे कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि सामने में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगा या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक रहेगा उसको घात के रूप में लगा देंगे तो अभिक्रिया की दर हमको पता चल जाएगी। अभिक्रिया की दर ऐसे पता नहीं चलेगी, अभिक्रिया की जो दर है वो केवल एक्सपेरिमेंट और केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकती है हमको। क्लियर है, ठीक है। तो गुलबर्ग और वेगे ने जो कहा था कि अभिकारक के सांद्रण के ऊपर, ठीक है, अभिकारक के सांद्रण के ऊपर इनका नियम क्या था, इसको हम बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसके अनुसार से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय मात्रा के, जैसे ए की ये सक्रिय मात्रा है, ये बी का सक्रिय मात्रा है, सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। जबकि वहाँ पर घात में क्या रहेगा, ये उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लगेगा, ठीक है। कि इससे रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है और घात के रूप में क्या लगता है, यहाँ पर उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लगता है जो अभिकारक के सामने में होता है, ठीक है। लेकिन ये जो नियम है वो सभी अभिक्रियाओं पे जो है लागू नहीं हो सका, ठीक है। अर्थात हमको यदि रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है तो वो केवल और केवल कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं,
एक्सपेरिमेंट से, थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही ज्ञात किया जा सकता है, न कि कोई अलादीन के चिराग से। क्लियर है? नोट करेंगे। अब जो है ये रेट लॉ आखिर ज्ञात करें तो कैसे करें? ठीक है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से भी ज्ञात नहीं कर सकते कि स्टैक्योमेट्रिक गुणांक को उसके घात के रूप में लगा दें। ठीक है, तो आखिर ये रेट लॉ जो है कैसे ज्ञात करें? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास उदाहरण है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, अब इसका जो है ए के लिए जो है हम रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती ए की कंसंट्रेशन की पावर, यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि जो गुलबर्ग और वेगे का जो नियम था वो सभी के लिए लागू नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? ए की पावर x, ए की कंसंट्रेशन की पावर x मान लेते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन की पावर y पे डिपेंड करता है। अब ऑल ओवर रिएक्शन के लिए हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा? ए की कंसंट्रेशन की पावर x और बी की कंसंट्रेशन की पावर y। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? k, ए की पावर x और b की पावर y। इस प्रकार से हम लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो x और ये जो y की वैल्यू है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहाँ पर x और y की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या है। ए क्या है? यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ पर x क्या है? ठीक है, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। y क्या है? उसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ b। ठीक है, x प्लस y क्या है? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कुल कोटि। ठीक है, या अभिक्रिया की कोटि, इसको जो है n से हम शो करते हैं। ठीक है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल n से। यहाँ पर k क्या है? k है, पहले भी देख चुके हैं, k है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन या रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ रेट। ठीक है, अब हमको जो है रेट एक्सप्रेशन लॉ जो है इस प्रकार से ज्ञात करना है, वो भी किसके द्वारा? केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रेट लॉ है इसको केवल और केवल किससे हम ज्ञात कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज आया, रेट कांस्टेंट, या उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, या विशिष्ट अभिक्रिया की दर या विशिष्ट अभिक्रिया दर। ठीक है, जिसको हम किससे शो करते हैं? k से शो करते हैं। ठीक है, तो आखिर ये जो वेग स्थिरांक है, ये दर स्थिरांक है, वो होता है क्या है?
तो अभी तक हमको क्या मिला था, रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर से शो करता हूँ इसको, के ए की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई। यदि यहाँ पर ए का जो कंसंट्रेशन है और बी का जो कंसंट्रेशन है वो एक हो जाए, ठीक है, या 1 मोल पर लीटर हो, ठीक है, यदि यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, या जितने भी रिएक्टेंट हैं सब का जो कंसंट्रेशन है वो 1 हो, ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण में मान रखिए ROR इक्वल टू के, इसकी वैल्यू 1 तो पूरे की वैल्यू 1, ठीक है, अर्थात ROR इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, अर्थात ये दर स्थिरांक क्या है, के क्या है, ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है, अर्थात दर स्थिरांक ही अभिक्रिया की दर है, ठीक है। यहाँ से परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, दर स्थिरांक उस अभिक्रिया की दर के बराबर होती है जब वहाँ पर जितने भी अभिकारक हों सब का कंसंट्रेशन क्या हो, इकाई हो या 1 मोल पर लीटर हो, ठीक है। दर स्थिरांक उस अभिक्रिया की दर के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता क्या हो, इकाई हो या 1 मोल पर लीटर हो। यदि प्रत्येक अभिकारक का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो तो वहां पर जो अभिक्रिया की दर होगी वही कहलाएगा उसका दर स्थिरांक। चलिए नोट करेंगे। तो अभी तक हमको मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, अर्थात दर स्थिरांक उस अभिक्रिया की दर के बराबर होती है जब प्रत्येक अभिकारक का कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोल पर लीटर हो। तो यहाँ पर जो है कुछ लक्षण देख लेते हैं, कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ के। तो यहाँ से ही स्पष्ट है, देखिए, ठीक है, कि के का मान, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसके समानुपाती है, के समानुपाती है, अर्थात के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के की वैल्यू जितनी अधिक होगी आर और आर की वैल्यू भी उतनी अधिक बढ़ेगी, और के की वैल्यू जितनी घटेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना घटेगा, ठीक है। इसी से स्पष्ट है एक दूसरे के क्या है, दोनों समानुपाती हैं, अर्थात के का मान बढ़ेगा, दर स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, दर स्थिरांक का मान घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। दूसरा, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए के का मान जो है अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, शून्य कोटि के लिए के का मान अलग होगा, प्रथम कोटि के लिए अलग होगा, द्वितीय कोटि के लिए अलग होगा और तृतीय कोटि के लिए जो है अलग होगा। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए, ठीक है, के की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए अगला देखते हैं, टेम्परेचर बदलने के साथ साथ के की वैल्यू भी बदलते जाती है, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज करेंगे, ठीक है, तो के की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। चौथा, के का जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कोष्टक में रिएक्टेंट लिख दिया अर्थात रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो के की वैल्यू जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यही है के का कैरेक्टर, ठीक है, या के लक्षण। सबसे पहला, के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, के की वैल्यू घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, अर्थात दर स्थिरांक बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, दर स्थिरांक घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। फॉर डिफरेंट रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए के की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएंगी।
टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू भी चेंज होगी, अर्थात के की वैल्यू जो है ताप पे डिपेंड करती है। ताप बढ़ाते जाएंगे या ताप कम करते जाएंगे तो के की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी या घटते जाएगी। अगला है के जो है रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर है? नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं के की इकाई क्या क्या होती है। ठीक है, ये के की इकाई जो है क्या होती है। तो अभी तक हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए की पावर x और b की कंसंट्रेशन की पावर y। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओ आर अपॉन ए की पावर x और b की पावर y। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन ए का कंसंट्रेशन की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर x, कंसंट्रेशन b के लिए मोल पर लीटर की पावर y। ठीक है, अब यहीं से क्या हो जाएगा, ऊपर मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन x की पावर m गुणित x की पावर n, क्या हो जाएगा, x की पावर m धन n। ठीक है, अब आपको पता है x प्लस वाई ये क्या होता है, n। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, n। n मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर n लिख सकते हैं। ये जो है ऊपर चला जाएगा तो यहीं से आगे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n, ये। ठीक है, ये नोट करेंगे। ठीक है, इसी से जो है अब जो है के की यूनिट जो है निकलती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर के का जो यूनिट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक है, एन पे डिपेंड कर रहे हैं, अर्थात एन की पे डिपेंड कर रहा है, अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यदि हमको के की यूनिट पता है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है पता लगा सकते हैं। नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो अभी तक हमको मिल गया के इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए के की यूनिट। तो इधर लिख देते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इधर लिख देते हैं यूनिट ऑफ के। तो सबसे पहला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख दीजिए, एक में 0 रख दीजिए, क्या होगा, वही हो जाएगा यूनिट मोल पर लीटर की पावर 1 पर सेकेंड, अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरा देख लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात n की वैल्यू 1, तो यहाँ पर रख दीजिए n की वैल्यू 1। ठीक है, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तीसरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात n की वैल्यू 2 रख दीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दीजिए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल पर लीटर की पावर माइनस 1 पर सेकेंड। चौथा थर्ड ऑर्डर
रिएक्शन अर्थात N की वैल्यू 3। तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 3, तो कितना हो जाएगा 1 - 3 -2 ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए K की यूनिट भी जो है अलग अलग होती है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकेंड। जनरली जो है ये दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नोट करेंगे। तो यहां पर हम ये भी बता सकते हैं कि यदि यूनिट पता हो, ठीक है, तो बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यूनिट पर सेकंड दिया है अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, मोल पर लीटर पर सेकंड दिया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला देखेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है और उसको जो है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।